मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर मुकेश। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे 11th क्लास के सिलेबस को और यहाँ भी हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं जिसका नाम है साइंस, यानी कि विज्ञान। तो साइंस यानी कि विज्ञान एक विस्तृत ज्ञान, एक फैला हुआ ज्ञान। तो साइंस शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज साइंटिया से आया है जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस है क्या हमारे पास? एक ऐसा ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं बहुत सी खोजों तथा प्रयोगों से। जब उन खोजों तथा प्रयोगों को हम उचित ढंग से निश्चित तरीके से करते हैं तो ये जो ज्ञान है यही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो चलिए लिखते हैं दैट नॉलेज which comes from various observations and experiments when organized in systematic ways। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, साइंस क्या है? एक ऐसा ज्ञान जो प्राप्त करेंगे बहुत सी खोजों तथा प्रयोगों से जब हम उनको निश्चित ढंग से करते हैं। साइंस को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। एक होती है हम लोगों के पास फिजिकल साइंस, जिसके अंदर हम लोग डील करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सब आप फिजिकल साइंस के अंदर स्टडी करते हो। और बायोलॉजिकल साइंस है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। तो देखिए हमारे जो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आपके फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं। और जो बायोलॉजी है आपकी, वो किसके अंदर आएगी? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। और बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो किसके बारे में? जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। हम बात करते हैं साइंस। देखिए जूलॉजी यानी कि जिसके अंदर हम अर्थ के बारे में स्टडी करें, उसको माना जाता है मदर ऑफ साइंस। क्योंकि इंसान ने जब रहना सहना स्टार्ट किया, जैसे वो पहले गुफाओं में रहता था, जंगलों के अंदर रहता था, जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हुआ, उसने हमारी अर्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट की। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो जियोलॉजी है वो मदर ऑफ साइंस है। तो हम लोग बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स की, और फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ही हम लोग यहाँ आज बात करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो कि फिजिकल साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है। देखिए फिजिक्स को पुराने समय में बोला जाता था एक नेचुरल फिलॉसफी, यानी कि जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप डील करोगे नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में। एक डेफिनेशन आपकी ये आएगी, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena, ऐसी ब्रांच फिजिक्स कहलाती है। और मैंने बताया कि फिजिक्स को क्या बोला जाता था पुराने टाइम में? नेचुरल फिलॉसफी बोला जाता है, यानी कि नेचुरल साइंस बोला जाता था इसको। और यहां प्रकृति क्या है? प्रकृति जो भी चीज इस यूनिवर्स में अपने आप अपना एग्जिस्टेंस रखती है वो चीज ही क्या कहलाती है? नेचर कहलाती है, प्रकृति कहलाती है। और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी वो नेचुरल फिनोमेना कहलाती है। जैसे हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपका एक नेचुरल फिनोमेनन है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका एक नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फिनोमेनन से संबंधित है।
तो ऐसे बहुत से आपके जो टॉपिक हैं वो नेचुरल फिलोसफी के अंदर यानी कि फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हम यहाँ प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। क्या फिजिक्स में सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे हम लोग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में? ऐसा तो है नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि फिजिक्स को पुराने टाइम में क्या बोला जाता था, नेचुरल फिलोसफी बोला जाता था। अब एक फिजिक्स का जो कनेक्शन होगा वो किसके साथ है, मैटर के साथ। अब आप लोग ये कहते हो कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जैसे मैटर की टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, और जो आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और आपका जो प्लाज्मा स्टेट है, उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। लेकिन फिजिक्स के अनुसार हम लोगों को पता लगा कि मैटर दो टाइप का है आपका। एक होगा हम लोगों के पास विजिबल मैटर और एक होगा हम लोगों के पास इनविजिबल मैटर, या इसका दूसरा नाम हो सकता है डार्क मैटर। तो देखिए विजिबल मैटर क्या है आपका, विजिबल मैटर विद एनर्जी, और वो एनर्जी क्या है आपकी, जैसे लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, फिजन एनर्जी भी हो सकती है, फ्यूजन एनर्जी भी हो सकती है। तो यानी कि इस तरह की एनर्जीज के साथ जो मैटर हमें दिखाई देगा वो मैटर ही किसमें आएगा, हमारा विजिबल मैटर के अंदर आता है। जैसे इस यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, जो भी हम अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो वो सभी के सभी किसके अंदर काउंट होते हैं, विजिबल मैटर के अंदर काउंट होते हैं। इस यूनिवर्स में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम ना तो किसी टेलीस्कोप से देख सकते, और ऐसी एनर्जीज हैं जो हम आज तक मेजर नहीं कर पाए हैं, तो वो आपकी किसके अंदर आएगी, इनविजिबल या डार्क मैटर के अंदर आती है। देखिए डार्क मैटर का कंसेप्ट कैसे पता लगा कि आइंस्टाइन क्या करता है, हबल नाम से टेलीस्कोप होता है, और उस टेलीस्कोप से उसने देखा कि एक सुपरनोवा एक्टिविटी होती है। सुपरनोवा एक्टिविटी क्या होती है, जब किसी स्टार का लाइफ टाइम पूरा होता है तो उसके अंदर एक विस्फोट होता है। ऐसी एक्टिविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सुपरनोवा एक्टिविटी नाम देते हैं। और उस सुपरनोवा एक्टिविटी के अंदर अपने टेलीस्कोप से वो क्या देखता है कि जो लाइट है वो स्टेट ना जाकर क्या जाती है, करंट फॉर्म में जाती है, बेड फॉर्म में जाती है। और टेलीस्कोप यहाँ इस स्थान में कुछ नहीं मेजर करता, यानी कि उसको सिर्फ यहाँ क्या नजर आता है, एक डार्क पोर्शन नजर आता है। और हमारी साइंस क्या कहती है कि लाइट हमेशा एक स्पेस के अंदर, एक मीडियम के अंदर हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो यानी कि स्पेस के अंदर से, इस डार्क सब्सटेंस के अंदर से उस लाइट को कैसे जाना था, स्ट्रेट जाना था। लेकिन टेलीस्कोप के द्वारा हम लोगों ने क्या मेजर किया कि वो लाइट क्या करती है, करंट फॉर्म में जाती है, मुड़ जाती है। तब जाके आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक क्या कहता है कि यहाँ जो ये सब्सटेंस है, ये डार्क सब्सटेंस है जो हम आज तक मेजर नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और इस डार्क मैटर के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो क्या कहलाती है, डार्क एनर्जी कहलाती है। तो आइंस्टाइन के अनुसार ही हम लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स में डार्क मैटर विद डार्क एनर्जी लगभग कितनी परसेंटेज में है, 95% के अंदर है, और 5% आपका क्या है, विजिबल मैटर विद विजिबल एनर्जी, या आपकी जो एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ। तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, इसके बारे में, मैटर के बारे में। और देखिए भले ही आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हो किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन ऐसे बहुत से जो पार्टिकल्स हैं जो फिजिसिस्ट के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं, इन्वेस्टिगेट किए गए हैं, ऐसे एलिमेंटरी पार्टिकल्स जो हैं आपके, जैसे क्वार्ट्स है, फर्मियंस है, बोसॉन्स हैं, हिग्स बोसॉन्स पार्टिकल्स हैं, ऐसे नए जाने असंख्य एलिमेंटरी पार्टिकल्स हैं जो फिजिसिस्ट के द्वारा बताए गए हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स का एक कनेक्शन किसके साथ है, मैटर के साथ भी है। इसके बाद हम लोग बात करें, हमारी जो फिजिक्स का कनेक्शन है वो किसके साथ है, एनर्जी के साथ भी है। और आप लोगों को जैसे केमिस्ट्री में श्रीवास्तव ने आप लोगों को बताया है कि हम लोग एनर्जी
और मैटर को एक साथ लेकर चलते हैं हमेशा। तो फिजिक्स का एक काम है किसके बारे में स्टडी करना, एनर्जी के बारे में स्टडी करना। और हम लोग ये मानते हैं कि जितनी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी थी, आज तक इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में उतनी ही एनर्जी प्रेजेंट है। दुनिया का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इस तरह की वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है, जिसका नाम है LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। हैड्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन के कोलिजन के बाद प्रोड्यूस होता है। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यह माना जाता है कि इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे थी। और इस एक्सपेरिमेंट का मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि हम लोग ये पता कर पाए कि हमारा यूनिवर्स आज से कितने साल पहले बना था और कितने सालों तक, कितने लाखों सालों तक इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, और कितनी एनर्जी उस टाइम पर थी और आज भी कितनी एनर्जी है। उसके अलावा हम जो भी फिजिक्स के नियम पढ़ते हैं, क्या वो वेरीफाइड है या नहीं है, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स है, रिफ्लेक्शन से संबंधित है, तो इस तरह के लॉज को भी हम लोग वेरीफाइड करते हैं। तो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो जिनेवा नाम से स्थान है वहां पर किया गया है। और ये फर्स्ट टाइम जो इस एक्सपेरिमेंट को किया गया 21 दिसंबर 2012 को किया जाता है। और आप लोगों ने उस टाइम पर सुना होगा कि धरती के खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ न्यूज चैनल्स के द्वारा। एक्चुअल में ये क्या था कि उस दिन इस एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट करवाना था, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये था कि अगर LHC लीक होता है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर लीक होता है, तो यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी कि हमारी पूरी की पूरी अर्थ किस में बदल सकती है, ब्लैक होल के अंदर बदल सकती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि फिजिक्स के अंदर इस तरह का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है LHC नाम से, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नाम से। और इस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की कल्पना करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम है वो पीटर हिग्स के नाम से है। और यहाँ जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको भी क्या नाम दिया गया है, हिग्स पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, या इनका एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी बोला गया है। और पीटर हिग्स ने आज से लगभग ये मान लीजिए 50 से 55 साल पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा था, और कहीं जाकर ये लगभग 40-45 साल के बाद कहीं कामयाब होता है। क्योंकि आज 2012 के अंदर इसको पहले ऑपरेट, वैसे तो इसको एक बार 2008 के अंदर ऑपरेट किया गया था, लेकिन फिर इसको फर्स्ट टाइम जो सक्सेस मिली वो 2012 के अंदर मिलती है। और जिस दिन इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस मिली थी उस दिन वो वैज्ञानिक रो पड़ता है, पीटर हिग्स नाम से जो वैज्ञानिक होता है। तो इस तरीके से यहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। तो फिर इसका एक कनेक्शन किसके साथ है, एनर्जी के साथ। और यहाँ एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन आती है एनर्जी से संबंधित, जिसको हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। और इस रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं E = mc² के नाम से। और आइंस्टाइन क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में, और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी के अंदर। और इस यूनिवर्स में मास है तो एनर्जी भी है, यानी कि मैटर है तो एनर्जी भी है। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके चलते हैं। मैटर के साथ साथ क्या होती है, एनर्जी भी होती है। अगर वहां मैटर आपको अपीयर होगा तो इसका मतलब एनर्जी उस टाइम पे डिसअपीयर है, और अगर एनर्जी अपीयर है तो इसका मतलब वहां मैटर क्या है, डिसअपीयर है। तो इस तरीके से ये आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिजिक्स का एक काम है किसके बारे में स्टडी करना, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना। हमारी जो फिजिक्स का एक पार्ट है एस्ट्रोफिजिक्स, वो इस काम को भलीभांति करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, हम इस यूनिवर्स में कुछ फिनोमिनान हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो स्टडी करेंगे वो फिजिक्स के अंदर, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, एस्ट्रो साइंस के अंदर हम लोग इनको स्टडी करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम पुराने टाइम में ये मानते थे कि जो सन है वो रेस्ट में है, लेकिन आज हम लोग क्या मानते हैं, जो विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की की है, साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि वैज्ञानिक लोग अब ये कहते हैं कि जो सन है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और हमारी जो गैलेक्सी है उसके चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है।
तो इस तरीके से साइंस के अंदर भी क्या होता है, डे बाय डे मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो हमारा जो इससे संबंधित जो साइंस मैंने बोला यूनिवर्स से संबंधित साइंस जो होगी वो एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और यहाँ फिजिक्स के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सबसे जरूरी है लॉज के बारे में, नियमों के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ थ्योरीज के बारे में आप लोग स्टडी करते हो, और यहाँ मेथड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और फिजिक्स को बोला जाता है साइंस ऑफ लॉज, यानी कि फिजिक्स क्या है, नियमों का विज्ञान है। इसके अंदर नियम भरे पड़े हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लॉज को ही है यहाँ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस ऑफ लॉज, यानी कि फिजिक्स में आप नियम पढ़ते हो, और इस दुनिया में किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स के नियमों पे डिपेंड करती है। चाहे वो आप एरोप्लेन की बात कीजिए, आप लोग पढ़ोगे बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड करती है। आप लोग व्हीकल्स की बात कीजिए, जो व्हीकल इंजन्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों पे काम करते हैं। ऐसे जो भी आपके कंसेप्ट्स रहेंगे वो फिजिक्स के लॉज पे डिपेंड करते हैं। इस कारण हम लोग कहते हैं जो हमारी फिजिक्स है वो एग्जैक्ट साइंस ऑफ लॉज है, यानी कि ये नियमों का विज्ञान कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक नियम को बनाया कैसे जाता है, एक नियम को कैसे फॉर्म किया जाता है। देखिए मैंने बहुत कुछ पढ़कर और कई किताबों से पढ़कर तब जाके कहीं के कंक्लूजन निकाला कि हम लोग मेनली 3 स्टेप्स को क्या करते हैं, एक नियम को बनाने के लिए फॉलो करते हैं। और वो 3 स्टेप्स में हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम लोग नेचुरल एक्टिविटीज से किसको तैयार करते हैं, एक नेचुरल फिनोमिनन को तैयार करते हैं, यानी कि हमारे पास एक प्राकृतिक घटना होगी। तो सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल फिनोमिनन होता है, जो कि हम लोग कहां से रिकॉर्ड करते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज से रिकॉर्ड करते हैं। किन से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग इनको, नेचुरल एक्टिविटीज से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए इससे संबंधित भी हम लोग एग्जांपल्स की बात करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स से संबंधित। देखिए 1663 के अंदर क्या होता है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूटन पढ़ता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसको बंद कर दिया जाता है प्लेग नाम से, जो एपिडेमिक फैली होती है उसके कारण। और 1665 के आसपास उसके साथ एक घटना घटित होती है, और सेब जो है वो उसके सिर पर गिरता है जब वो बगीचे में बैठ के चाय पी रहा होता है। तब जाके न्यूटन सोचता है कि ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। और ऐसे बहुत से वो छोटे छोटे प्रयोग को करके देखता है, वो और भी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन आखिर में क्या पाता है कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या माना जाता था कि ये कोई दैवीय प्रकोप है, धरती के अंदर कोई ऐसा दैवीय प्रकोप रहेगा जिसके कारण जो हमारी अर्थ है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, इस तरह की नेचुरल एक्टिविटीज से एक नेचुरल फिनोमिनन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद वो क्या करता है, इस नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर मैथमेटिकल वर्क करता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करता है। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आ जाएगा कि आप उससे संबंधित एक्टिविटीज के लिए क्या बनाओगे, एक फॉर्मूला बनाओगे। उस फॉर्मूला में जितने भी कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सब की आप वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे और रखोगे, तब जाके आपको क्या मिलता है, कोई अजम्पशन या हाइपोथेसिस मिलती है। तो उसने क्या किया, इस नेचुरल फिनोमिनन का क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला बनाया जाएगा, और उस फॉर्मूला के अंदर जो भी वेरिएबल्स कांस्टेंट्स हैं उन सब को हम लोग रखते हैं। तो सेकंड नंबर पर अब हमें जाके क्या मिलेगा, एक अजम्पशन या हाइपोथेसिस मिल जाती है। तो अजम्पशन या हाइपोथेसिस आएगी हमारे पास अब सेकंड नंबर पर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस अजम्पशन या हाइपोथेसिस को उससे संबंधित ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं, लागू कर देते हैं। तो ये हमें क्या देता है, एक प्रिंसिपल देता है, एक सिद्धांत देता है। तो थर्ड स्टेप हमारी क्या बनेगी, मैंने क्या किया, इसको रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्रोच किया, लगा दिया, तो ये हमें क्या देगी, अजम्पशन या हाइपोथेसिस
हमें एक प्रिंसिपल देती है, एक सिद्धांत देती है। तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन या हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं ऑन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा करने से हम लोगों को क्या मिली, एक थर्ड स्टेप मिल जाती है, और वो थर्ड स्टेप आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, एक प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एक सिद्धांत के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे न्यूटन ने क्या किया, नेचुरल फिनोमिना देखा, सेफ वाला जो फिनोमिना आप लोगों को बताया गया है, फिर एक फॉर्मूला तैयार करता है, वो फॉर्मूला हमें बताता है कि F बराबर होता है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर के, और आप लोगों को पता है कि m1 मास है, एक m2 भी आपके पास एक मास है, और r इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो उसने क्या किया, r की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, g की वैल्यू को रखा, तो ये आपको क्या मिल जाती है, एक अजम्पशन या हाइपोथेसिस मिल जाती है। फिर आप क्या करते हो, एप्पल पे और अर्थ पे उस जो अजम्पशन या हाइपोथेसिस को लगाते हो, तो ये आपको क्या मिल जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाता है। अब इस प्रिंसिपल से क्या मिलेगा, हमें लॉ मिलता है, नियम मिलता है। वो लॉ या नियम हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस प्रिंसिपल को कहां अप्लाई कर देंगे, इस यूनिवर्स में उससे संबंधित जितने भी फिनोमेना हैं उन पे लगा देंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, एक लॉ दे देगा, एक नियम दे देता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल, यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल क्या कहलाता है, एक लॉ कहलाता है, एक नियम कहलाता है। तो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। अब ये क्या बनेगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से एक प्रिंसिपल से क्या बना, एक नियम बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो मेनली इन तीन स्टेप्स को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, क्या बनाने के लिए, फिजिक्स का कोई नियम बनाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, कोई नेचुरल एक्टिविटी, उससे नेचुरल फिनोमेना, फिर हमारे पास मैथमेटिकल वर्क करेंगे हम लोग, फिर अजम्पशन या हाइपोथेसिस आएगी, फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम उसको लगा देते हैं, फिर हमें प्रिंसिपल मिलेगा, और प्रिंसिपल को जब हम उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फिनोमिनान हैं, उनके ऊपर लगा देंगे इस यूनिवर्स में, तो ये एक नियम बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो ऐसे हम लोग फिजिक्स के एक नियम को, लॉ को बनाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक आप लोगों का, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में। कल के जो टॉपिक रहेंगे हम लोगों के, वो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में, और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के नाम से जो टॉपिक रहेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बताया है, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और आपको फिजिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज के बारे में जरूर पता लगा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और जैसा भी आपको जितना भी परसेंट आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है, आप कमेंट करके, लाइक करके हमें जरूर बताओगे। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।